हिंद दोस्तों, वेलकम माय यूट्यूब चैनल में दोस्तों विकी क्लासेस देखो मैं आप लोग का स्वागत है दोस्तों। देखिए दोस्तों पढ़ेंगे क्लास 12 VVI दोस्तों सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर हिस्ट्री इतने मन के असिस्टियां हड़प्पा सभ्यता के VVI क्वेश्चन आंसर दोस्तों JSC बोर्ड 2025 एग्जाम में आएगा। तो मेरे चैनल पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए दोस्तों पढ़ेंगे VVI शॉर्ट क्वेश्चन आंसर लघु उत्तरीय प्रश्न। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 1, अभिलेख किसे कहते हैं? अभिलेख किसे कहते हैं? तो देखिए दोस्तों 2020 बोर्ड एग्जाम में दोस्तों ये क्वेश्चन पूछा था। दोस्तों 2025 में दोस्तों पूछने का चांस है। दोस्तों आप लोग जरूर ध्यान से देखिए। तो अभिलेख पत्थर धातु आदि सत्रों पर उत्कीर्ण किए गए पाषाण सामग्री को कहते हैं। इसका प्रयोग प्राचीन काल से ही हो रहा है। यह मुख्य रूप से शासकों का राजदेश होता था। सबसे प्राचीन अभिलेख अशोक के प्रस्तर अभिलेख है। सोना चांदी पीतल तांबा लोहा आदि पर लिखित अभिलेख पाए गए हैं। अभिलेख किसी कालखंड की जानकारी प्राप्त करने का प्राथमिक स्रोत माना जाता है। चलिए दोस्तों आप लोग समझ में आ गया होगा अभिलेख किसे कहते हैं। थैंक यू दोस्तों। आप चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए दोस्तों, पुरातत्व से आप क्या समझते हैं? तो देखिए पुरातत्व ऐतिहासिक स्रोत होता है। उत्तराखंड से प्राप्त सभी सामग्रियों को पुरातत्व कहा जाता है। ठीक है तो सभी सामग्रियों को पुरातत्व कहा जाता है। इसमें मूर्तियां शिलालेख स्थित अवशेष मिट्टी के बर्तन सिक्के पाषाण उपकरण आदि आते हैं। ये सभी चीजें किस कालखंड की होती है? उस कालखंड की प्राथमिक ऐतिहासिक स्रोत मानी जाती है। चलिए दोस्तों आप क्वेश्चन नंबर 3, कार्बन 14 विधि के बारे में आप क्या जानते हैं? देखिए तिथि निर्धारण के वैज्ञानिक विधि को कार्बन 14 विधि कहा जाता है। विधि को कहा जाता है। इस विधि की खोज किस जिसमें हुआ था? अमेरिका में हुआ था दोस्तों। अमेरिका में हुआ था। के प्रख्यात रसायन शास्त्री BF लीबी द्वारा सन 1946 ईस्वी में की गई। तो इस अमेरिका में खोजा था किसके द्वारा? रसायन शास्त्री BF लीबी द्वारा। कब? 1946 में अमेरिका में दोस्तों खोजा गया था। इस विधि के अनुसार किसी भी जीवित वस्तु में कार्बन 12 मृत्यु एवं कार्बन 14 समान मात्रा में पाया जाता है अथवा विनाश की अवस्था में C12 तो स्थिर रहता है। मगर C14 का निरंतर क्षय होने लगता है। जिस पदार्थ में कार्बन 14 की मात्रा जितनी कम होती है वह उतना ही प्राचीनात्मक मन जाता है। ठीक है तो आप लोग कार्बन 14 का वीडियो तो समझ आ गया होगा। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं दोस्तों। हड़प्पा सभ्यता के विस्तार की विवेचना करें। तो ये क्वेश्चन 2009 बोर्ड एग्जाम में पूछा गया था। तो ये दोस्तों 2025 में दोस्तों पूछेगा। तो चलिए इसका आंसर क्या है देखते हैं। तो हड़प्पा सभ्यता का उदय भारतीय उपमहाद्वीप के पश्चिम भाग में हुआ था। देखिए दोस्तों हड़प्पा सभ्यता
भारत में उपमहाद्वीप के पश्चिम भाग में हुआ था। रंगनाथ राव महतो के अनुसार हड़प्पा सभ्यता का विस्तार पूर्व से पश्चिम तक 1600 किलोमीटर 1600 किलोमीटर दोस्तों, पूर्व से पश्चिम तक देखिए, पूर्व से पश्चिम तक 1600 किलोमीटर और उत्तर से दक्षिण तक 1100 किलोमीटर। ठीक है, क्वेश्चन पूछेगा हड़प्पा सभ्यता की दोस्तों पूर्व से पश्चिम तक लंबाई कितनी है, कितने किलोमीटर, तो 1600 किलोमीटर। ठीक है, आप पूछेगा उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितना है, तो 1100 किलोमीटर। ठीक है, यह सभ्यता उत्तर में कश्मीर के मंडा जिले से लेकर दक्षिण में नर्मदा नदी के मुहाने तक वो पश्चिम बलूचिस्तान के मकरान तट से उत्तर पूर्व में मेरठ तक फैली हुई है। इसका क्षेत्रफल त्रिभुजाकार है, वो लगभग देखिए तो लगभग वर्ग से किलोमीटर में फैला है। दोस्तों कितने वर्ग किलोमीटर में फैला है दोस्तों, वर्ग किलोमीटर में फैला है, जो नीचे की पाकिस्तान अथवा प्राचीन मिस्र या अब तक इस सभ्यता के लगभग 1000 स्थलों का पता चला है। देखिए दोस्तों, अब तक इस सभ्यता का स्थलों को 1000 पता चला है, जिनमें नगरों की संख्या केवल 6 है। नगर की संख्या दोस्तों, नगर की संख्या कितनी है, 6। इनमें हड़प्पा और मोहनजोदड़ो सबसे महत्वपूर्ण नगर हैं। इस हड़प्पा सभ्यता में सबसे महत्वपूर्ण नगर कौन कौन है, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो। देखिए इस को क्वेश्चन पूछेगा हड़प्पा सभ्यता में सबसे महत्वपूर्ण नगर कौन है, तो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो सबसे महत्वपूर्ण नगर थे। यह नगरों में चहुंडो, लोथल, कालीबंगन और बनवाली हैं। इस सभ्यता में अवशेष गुजरात राज्य में रंगपुर तथा लोजडी में भी मिले हैं। चलिए दोस्तों हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5। हड़प्पा सभ्यता की जल निकासी प्रणाली की क्या विशेषता थी, तो ये एग्जाम 2020 में पूछा था। तो हड़प्पा सभ्यता की जल निकास प्रणाली काफी विकसित थी। नगर में नियोजित जल विकास प्रणाली आधुनिक नगर योजना के समान थी। यहाँ के नगर घरों में नालियां एवं सड़कों का एक साथ नियोजित रूप से निर्माण किया गया था। सड़कों की तरह नलियां भी एक दूसरे के समकोण पर काटती थी। घरों से पानी गली के नाली में तथा वहां से शहर मुख्य नाली में जाती थी। नालियों में जगह जगह सब बच्चे बने होते थे, जिसमें कूड़ा कचरा मुख्य नाले में नहीं जाता था। अब चलिए दोस्तों नीचे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6। हड़प्पा वासियों द्वारा व्यवहृत सिंचाई के साधनों का उल्लेख करें। दोस्तों उल्लेख करें तो आज सिंधु प्रदेश इतना उपजाऊ नहीं है, आज सिंधु प्रदेश उतना उपजाऊ नहीं है, किंतु प्राचीन समय में यह एक उपजाऊ प्रदेश था। कब देखिए दोस्तों, प्राचीन समय में यह एक उपजाऊ प्रदेश था। याद कर यहाँ केवल 15 सेंटीमीटर वर्षा होती है। कितनी दोस्तों, 15 सेंटीमीटर वर्षा होती है। परंतु सिकंदर महान के समय एक ऐतिहासिक सरकार का कहना था कि 4ठी शताब्दी ईसा पूर्व में सिंधु देश एक उपजाऊ प्रदेश था। कितनी शताब्दी में कहा था दोस्तों, 4ठी शताब्दी में सिंधु प्रदेश एक उपजाऊ प्रदेश था। प्राचीन काल में सिंधु प्रदेश वन बस्ती पश्चिमत्या में थी, जो वर्षा के आकर्षित करती थी। यहाँ भवन निर्माण
ईंटें पकाने के लिए काफी लकड़ी उपलब्ध होती थी, परंतु कालांतर में कृषि विस्तार, बड़े पैमाने पर चराई तथा ईंधन बराबरी के कारण प्राकृतिक वनस्पति नष्ट हो गई। उन दिनों सिंधु में प्रतिवर्ष बाढ़ आती थी, जो अपने साथ इतने अधिक और मिट्टी लाती थी जितनी कि मिस्र में नील नदी भी नहीं लाती थी। जिस प्रकार नील नदी मिस्र का वरदान समझा जाता था, उसी प्रकार उन दिनों सिंधु नदी को सिंधु प्रदेश का वरदान समझ जा जाता था। लोग बाढ़ के मैदानों में गेहूं तथा जो वह देते थे, वो अगले वर्ष बाढ़ से पहले अप्रैल मास में उसे काट देते थे। देखिए दोस्तों, कब दोस्तों? अप्रैल में गेहूं हो ज्वार काट देते थे। उस समय नए नहीं थे, किंतु बलूचिस्तान तथा अफगानिस्तान से नालों के अवशेष मिले। संभव नदी का पानी नालों के माध्यम से खेतों में सिंचाई के लिए प्रयोग किया जाता था। इस नदी का पानी नाले के माध्यम से, देखिए दोस्तों, नाले के माध्यम से खेतों में सिंचाई के लिए प्रयोग किया जाता था। कुल मिलाकर हड़प्पा वासियों या सिंचाई के लिए पूरी तरह प्रकृति पर निर्भर थे। क्वेश्चन नंबर 7, हड़प्पा कालीन व्यापार का समीक्षा दीजिए। चलिए दोस्तों, इसका आंसर देखते हैं। तो हड़प्पा के अन्य देशों के साथ व्यापारिक संबंध थे। देखिए दोस्तों, हड़प्पा के अन्य देशों के साथ व्यापारिक संबंध थे। हड़प्पा के लोग अरब प्रायद्वीप में योमान से तांबा आयात करते थे। योमान में एक जगह हड़प्पा में बना हुआ बर्तन मिला है। ऐसा लगता है कि हड़प्पा के लोग इन बर्तनों के बदले ओमान से तांबा लाते थे। खुदाई से मिलने वाले चीज जैसे कि मोहरे, टोल के बाट, पासे एवं मनकों से भी सिद्ध होता था कि हड़प्पा के लोगों से संबंध दूर दूर देश से होता था। हड़प्पा और योमान बहरीन और मेसोपोटामिया के साथ समुद्री रास्ते द्वारा संबंध थे। हड़प्पा और योमान और बहरीन और मेसोपोटामिया के साथ समुद्री रास्ते थे। हड़प्पा सभ्यता के लोग आंतरिक व्यापारी भी करते थे। देखिए, हड़प्पा सभ्यता के लोग क्या करते थे दोस्तों? आंतरिक व्यापार भी करते थे दोस्तों। एक नंबर में पूछेगा दोस्तों। चंद्र तथा लोथल में बने हुए मन के मोहनजोदड़ो तथा हड़प्पा जैसी नगरों को भेजे जाते थे। जिसे दोस्तों मोहनजोदड़ो हड़प्पा की नगर भेजे जाते थे। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 8, पूर्व हड़प्पा संस्कृति से आप क्या समझते हैं? देखिए, पूर्व हड़प्पा संस्कृति से आप क्या समझते हैं? चलिए दोस्तों देखते हैं। चलिए दोस्तों, इसका आंसर देखते हैं। तो 1950 ईस्वी के पश्चात कुछ स्थानों पर हुए उत्खनन से ज्ञात हुआ है कि हड़प्पा संस्कृति से पहले भी एक संस्कृति अस्तित्व में रह चुकी थी। विद्वानों द्वारा इन नवीन सभ्यता को पूर्व हड़प्पा संस्कृति का नाम दिया गया। इस नवीन खोज के बाद सिंधु सभ्यता या हड़प्पा संस्कृति को परिशिष्ट हड़प्पा संस्कृति की संज्ञा दी गई। इन नवीन पूर्व हड़प्पा संस्कृति की खोज से यह प्रमाणित हुआ कि सिंधु सभ्यता का विकास अचानक या प्रत्यक्ष रूप से नहीं हुआ था, बल्कि यह संस्कृति परवर्ती विकसित रूप से इसे पूर्व हड़प्पा संस्कृति कहा जाता है। देखिए दोस्तों, विकसित रूप से जिसे पूर्व हड़प्पा संस्कृति कहा जाता है। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 9, मोहनजोदड़ो अन्नागार के विषय में लिखें। देखिए दोस्तों, ये क्वेश्चन 2019 में पूछा गया था।
तो मोहनजोदड़ो के अन्नागार के विषय में लिखें। फिर तो लिखते हैं, देखते हैं इसका आंसर क्या है। मोहनजोदड़ो में विशाल अन्नागार के भी साक्ष्य मिले हैं। ये अन्नागार 6 कमरों के 2 कतारों में मिले हैं। देखिए दोस्तों, 6 कमरे 2 कतारों में मिले हैं। इन अन्नागार के बाहर चबूतरे भी मिले हैं। देखिए, अन्नागार के बाहर चबूतरे भी मिले हैं, जहाँ अनाजों को सुखाया जाता है, जहाँ अनाजों को सुखाया जाता था। इन अन्नागारों में किसानों से कर के रूप में जिसके रूप में अनाज प्राप्त करे उसे रखा जाता था। फसलों की बर्बादी या उत्पादक कम होने पर नगर के लोगों में यहाँ के अनाज वितरण किया जाता होगा। आप चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 10। हड़प्पा देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता हड़प्पा सभ्यता क्यों कहा जाता है? देखिए दोस्तों, सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता क्यों कहा जाता है? तो चलिए दोस्तों, क्यों कहा जाता है देखते हैं इसका आंसर। तो सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता इसलिए कहा जाता है कि क्योंकि हमें हड़प्पा नामक स्थान पर ही सन 1922 ईस्वी को लाखलदास बनर्जी ने उत्खनन करवाया था। किसने दोस्तों उत्खनन करवाया था? लाखलदास बनर्जी 1922 ईस्वी में। कब? 1922 ईस्वी में लाखलदास बनर्जी ने करवाया था। हड़प्पा सभ्यता का महत्वपूर्ण नगर होने के कारण इस सभ्यता को सिंधु सभ्यता के नाम से जाने जाते थे। सिंधु नदी के किनारे बसा इसलिए इस सभ्यता को सिंधु सभ्यता के नाम से जाना जाता था। शेष तो आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, सिंधु सभ्यता की कला का वर्णन कीजिए। तो देखिए क्वेश्चन आंसर, हड़प्पा सभ्यता की पक्की मिट्टी की बने हुए अन्न के मोहरे मुद्राएं प्राप्त हुई है, जिनसे इनकी कलात्मक स्वरूप के विषय में जाना जाता सकता है। इसके साथ मिट्टी और धातु को अनेक लघु मूर्तियां भी प्राप्त हुई है, जिनसे तत्कालीन कला यथोचित प्रकाश पड़ता है। मोहे देखिए दोस्तों, मोहे हड़प्पा सभ्यता के उत्खनन स्थल से पकी हुई मिट्टी इनके मुद्राओं प्राप्त हुई है। इन पर विभिन्न पशुओं वृक्ष को मानव आकृति का अंकन किया गया है। भवन निर्माण का कला क्या है? इस कला के सर्वश्रेष्ठ उदाहरण हड़प्पा और मोहनजोदड़ो में प्राप्त हुए। इनके वास्तुकला उच्च कोटि की थी। मूर्ति कला, तो मोहरों पर मूर्तियां की कला अत्यंत उच्च कोटि की है। कुबर वाले बैल का चित्रण अत्यंत अर्थात प्रभावशाली है। मानव मूर्तियां के निर्माण में हड़प्पा संस्कृति को लोग दक्षता प्राप्त कर लिए थे। नर्तकीय कांसे की मूर्ति भी भंगिया अत्यंत की अवशेष है, उसे नृत्य मुद्रा में बनाया गया है। आप चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 12। तो सिंधु सभ्यता के सामाजिक संगठन पर प्रकाश डालिए। तो देखिए, हड़प्पा सभ्यता के सामाजिक व्यवस्था का अनुमान उत्खनन में प्राप्त सामग्री के आधार पर किया जा सकता है। उत्खनन में पुरुषों की अपेक्षा स्त्रियों की मूर्तियां अधिक पाई गई थी। इस आधार पर हड़प्पा-कालीन समाज को मातृ प्रधान समाज कहा जाता है। भवन निर्माण योजना से ज्ञात होता है कि परिवार पथ निवास करते थे। हड़प्पा के लोग शांति प्रिय थे। समाज 4 वर्गों से स्थित वर्ग, वासियों वर्ग, श्रम एवं कृषि के विभाजित था। आप लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। सिंधु घाटी सभ्यता के नगर योजना का वर्णन करें। तो इस तरह क्वेश्चन 2014 में, 2017 में और 2018 में पूछा है। तो इस तरह अभी 2025 में क्वेश्चन आएगा। 2025 में क्वेश्चन आएगा दोस्तों।
चलिए क्या क्वेश्चन देखते हैं। आंसर देखिए दोस्तों। हड़प्पा सभ्यता एक सही सभ्यता थी। हड़प्पा सभ्यता एक सही सभ्यता थी क्योंकि यहाँ किसी एक नियोजित शहर के अवशेष प्राप्त हुए हैं जो तत्कालीन विश्व में कहीं नहीं थी। पूरा हड़प्पा नगर स्थल दो भागों में ऊपरी और निचली नगर क्षेत्र में बांटा हुआ था। ऊपरी अथवा गहरी के क्षेत्र में प्रशासकीय भवन के अवशेष मिले हैं और निचला नगर क्षेत्र में आवासीय भवन के अवशेष मिले हैं। हड़प्पा नगर स्थल पर मिले सड़कें, गलियां, आवासीय भवन, नलियां, स्नानागार, अन्नागार आदि के अवशेष ने एक आधुनिक नगर को ईर्ष्या करती थी। इसलिए दोस्तों आप इसका दोस्तों ऑब्जेक्टिव इससे पूछेगा तो हड़प्पा नगर स्थल पर क्या क्या मिला था। दोस्तों आपको 3 नंबर का क्वेश्चन पूछ देगा। पूछेगा दोस्तों हड़प्पा नगर स्थल पर क्या क्या मिला था। तो सड़कें, गलियां, आवासीय भवन, नलियां, स्नानागार, अन्नागार दोस्तों अवशेष मिले थे। आप लोग लिख लीजिएगा दोस्तों। थैंक यू दोस्तों। तो चलिए दोस्तों आप लोग का वीवीआई दोस्तों। वीवीआई सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर दोस्तों कंप्लीट होगा दोस्तों हड़प्पा सभ्यता का। तो दोस्तों अब आएगा चैप्टर 2 दोस्तों। तो बोर्ड एग्जाम था दोस्तों। आप लोग मेरे चैनल पहले यूट्यूब चैनल को बना लगिएगा दोस्तों। दोस्तों आप लोग का हर सब्जेक्ट का दोस्तों वीवीआई ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्वेश्चन मिलेगा। तो मेरे चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। थैंक यू दोस्तों। वेलकम।